जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को लेकर के कई सारे विवाद और कई सारी बातें जो हैं वो हमें सुनने में आती है। आपको याद होगा काफ़ी सालों पहले जो पूर्व में बाड़मेर के जिला कलेक्टर भी रहे और उससे पहले वो शासन सचिव भी रहे, समित शर्मा, वो जाते हैं सत्यमेव जयते के कार्यक्रम में, जो आमिर खान उस समय स्टार प्लस पे आया करता था और आमिर खान उसे संचालित करते थे। वहाँ पर भी ये बहस हुई कि जो जेनेरिक मेडिसिन है या जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी दवाओं में इतना अंतर क्यों। सरल तौर पर इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की दो दवाइयाँ हैं, इनमें एक ही सॉल्ट है। ये ब्लड प्रेशर की दो दवाइयाँ हैं और इनमें एक ही सॉल्ट है। नाम ज़रूर चेंज है, लेकिन आप जब इनकी कीमत को देखेंगे तो इसमें आपको 15 गोली मिलती है और 15 गोली का इसका मूल्य है 317 रुपये 50 पैसे। यानी कि जब आप 30 गोलियां खरीदेंगे तो ये हो जाती है 635 रुपये की। इसके बाद आप इस पर आइए, सेम सॉल्ट, लेकिन इसकी कीमत बाजार में है 30 गोलियां इसमें है और कीमत है मात्र 96 रुपये 64 पैसे। एक गोली मात्र आपको 3 रुपये की पड़ रही है और एक गोली आपको दहाई के आंकड़े में मिलती है। अब सोचिए कि कितना अंतर है। खैर, ब्लड प्रेशर के बाद एक और ऐसी दवा है जो आमतौर पर आप देखेंगे तो मरीज़ काफ़ी होते हैं इनके, शुगर यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ की ये दो गोलियां हैं और दोनों का सॉल्ट एक जैसा है। एक में जो 15 गोलियां हैं उनकी कीमत है 53 रुपये 14 पैसे ये, और वहीं जब आप ब्रांडेड की तरफ चले जाते हैं तो ये मिलती है आपको 201 रुपये 15 पैसे में और मात्र 10 गोली, यानी एक गोली 20 रुपये की और दूसरी गोली मात्र 3 रुपये की, लेकिन असर दोनों का 100% समान। इसके बाद मलेरिया का एक इंजेक्शन जिसकी कीमत जो है वो प्रिंटेड यहाँ पर है 256 रुपये 98 पैसे, लेकिन ऐसे इंजेक्शन 60 रुपये में भी आपको मुहैया हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है और एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम, जब मैं ये दवाओं की बात कर रहा हूँ तो ये दवाओं की बात दरअसल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देश में एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम पिछले कई सालों से, या कहूँ कि बीते एक दशक से छेड़ी हुई है कोटा और पूरे भारत के अंदर एक दवा एक दाम के नाम से। डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी ने, जो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, एक दवा एक दाम, शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि ये इनिशिएटिव क्या है। जब हम आश्चर्य से देखते हैं हम इलाज करते हुए कि हमारे पास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं और अपने जरिए भी हम आंकड़े उपलब्ध करके देखते हैं कि दवाइयों में क्या स्थिति है, तो एक दवाई जो जैसे अभी आपने कहा कि 3-3.5 रुपये में डायबिटीज़ की ब्लड प्रेशर की गोली है और दूसरी कंपनी वही 20 रुपये में दे रही है जी, तीसरी कंपनी 15 में दे रही है, एक 10 में दे रही है, साल्ट एक ही है। अंदर उस समय देखा जाए जो थोक में जहाँ से आता साल्ट वो एक ही जगह से आ रहा है जी, लेकिन कंपनी का नाम बदल लें आपने, वो जेनरिक का, ये दोनों जेनरिक नहीं है, दोनों ब्रांडेड हैं। ओके, दोनों इंडिया की कंपनी है, जी जी। भारत की कंपनी है दोनों। इसको थोड़ा सा इसको भी क्लियर करें, जेनेरिक और ब्रांडेड ये तो जेनरिक में सरकार ने क्या करा है कि जेनरिक में ब्रांडेड नहीं है, मतलब ब्रांड जैसे लगा दिया आपने बाटा का शू या किसी भी कंपनी का जो है जूता, तो वो जूता में मटेरियल वही है, पर उसका कंपनी का नाम लगते ही वो जूता आपका 3000 का हो जाता है। और वो जूता अगर फैक्ट्री से जाके लो, उसी फैक्ट्री से, उस पर ब्रांड नहीं लगा, वो आपको कह देगा 500 लागत है 500 दे जाओ जी। तो कहानी ये है कि जब थोक में जब दवाई एक ही आ रही है तो उसका ब्रांड बदलते ही, ब्रांड में बदलने में भी, खाली जेनरिक नहीं, आपने ये दोनों जो चर्चाएं की वो ब्रांड बदलने में हो रहा है, इसमें जेनरिक नहीं है। जेनरिक तो और कम में आ जाती है क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह भी कुछ फ्री हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जेनरिक में साल्ट एक ही है, ब्रांडेड में जो अलग अलग ब्रांडेड है उनमें सब में साल्ट एक ही है, तो इतना अंतर क्यों। तो इसका मतलब आप देखें कि थोक में वो साल्ट और कम रेट का होगा जी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक सिप्लॉक्स नाम से गोली आई थी सबसे पहले, आज से 30-35 साल पहले आई थी, साइप्रोफ्लॉक्सासिन, पूरे देश में संसार में। मेरा छोटा भाई, मेरे दिमाग में कैसे आई, छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट,
और वो सिप्ला कंपनी की ऑडिटिंग करने जाता था। उस समय वो कीमत उसकी थी, अब तो वो सस्ती हो गई, 20 रुपए की गोली 500 mg की पड़ रही थी उन दिनों। उसने कहा भाई साहब ये साल्ट के हिसाब से 60 पैसे की है किलो में, उसने साल्ट का बात बताया क्योंकि वो सीए ऑडिटिंग करा कंपनी में, तो वो 60 पैसे का साल्ट पड़ रहा था 500 mg का किलो के हिसाब से, और वो 20 रुपए की थी। तब दिमाग ठनका, उसने कहा भाई साहब ये थोक में रेट में बहुत कम है, लेकिन टैबलेट बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा, कंपनी का कितना खर्चा आ जाएगा, आप दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना भी लगा लो तो 2-3 रुपए से ज़्यादा की गोली नहीं होती, और उस समय वो 20 रुपए की गोली थी। तब से मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने कंपनी वालों से चर्चा भी करना चालू की, तो कंपनी वालों ने कहा कि हाँ साहब ये तो है, अंतर तो आता है, पर उसका मुनाफा कई जगह खर्च होता है। कई जगह खर्च में क्या है कि कंपनी के खर्चे, फिर कई तरह की भत्ते निकाल लेते हैं, कई तरह के स्कीमें होती हैं, मतलब केमिस्ट को फ़ायदा पहुंचाना या कहाँ और फ़ायदा पहुंचाना ये उद्देश्य रहता है। तो वो फ़ायदा हम चाहते हैं कट ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए, डायरेक्ट मरीज को फ़ायदा हो। तो जो आपकी थोक रेट में आ रही है तो सबको एक थोक रेट आ रही है। अब कंपनी का नाम बदलते ही वो थोक में, मान लो 2 रुपये की गोली है तो एक कंपनी थोक में उसको 3 रुपये में दे रही है, दूसरी 15 में दे रही है, 20 में दे रही है। इसका मतलब उसका मुनाफा ज़्यादा है, खर्चा तो उसका उतना ही है सब कंपनियों का एक सा, तो मुनाफा ज़्यादा है, तो वो मुनाफा का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा होगा, या तो उसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए करना होगा, किसी भी तरह से होगा जी। या आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बोल नहीं सकते हम, लेकिन वो मुनाफा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और उस बढ़ने की कीमत मरीज पर आ रही है। मरीज पर काफ़ी कीमत जो है, या जो उसकी कीमत का जो भार है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि 20 रुपए की एक गोली, और अगर वो मरीज डेली रूटीन में खा रहा है तो महीने भर में उसको कितना मतलब जिंदगी भर करना पड़ेगा। 2 बीमारी की अभी आपने चर्चा की, ये दोनों बीमारी ऐसी हैं, और बहुत भी कैसे ऐसी बीमारियां हैं जो जिंदगी भर में दवाई खानी पड़ती है जी। डायबिटीज का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज एक बार घोषित होने के बाद जिंदगी भर दवाई खाता है। अब जिंदगी भर, आज ही एक मरीज आया जिसकी 3000 रुपये की दवाई थी और किसी अन्य डॉक्टर का पर्चा था, तो मैंने कहा भाई तेरा उस डॉक्टर पे ट्रस्ट है, मुझे किसी और चीज़ में दिखाने आया था, तो यही दवाई मैं दे दूं तेरे को कंपनी बदल के, तेरा बजट अगर 500 में हो जाए तो बोले हाँ साहब। तो उसकी दवाई लिखी और वापस दवाई दिखाने आया था, वही दवाई है ना, मैंने कहा वही दवाई है, कि बोले साहब तो 500 में आ गई, तो मैं तो 10 साल से खा रहा था 3000 रुपये महीने ज़्यादा, तो 2500 रुपये से मेरा कितना नुकसान हुआ। चलो वो तो खैर एफोर्ड कर सकता था, लेकिन कई गरीब मरीज, तो इसमें ये लगता है कि हम कैसे इसको सुधारें। कंपनी को हम नहीं सुधार सकते, जो लिख रहा है और जो दवाई बिक रही है केमिस्ट दे रहा है, किसको सुधारें। तो सुधार केवल सरकार सकती है, कोई और नहीं सुधार सकता। जब तक ऊपर से कोई सुधार नहीं होगा, एक नीति होनी चाहिए, दवा नीति, और दवा नीति एक छदम दवा नीति नहीं होनी चाहिए। छदम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह देते हैं साहब एसेंशियल दवाइयाँ, 300 एसेंशियल दवाइयाँ, इनकी एक सी दवाई कीमत रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि 10,000 अगर दवाई है भारत में तो 10,000 ही एसेंशियल है। बुखार के समय पैरासीटामोल एसेंशियल नहीं है जी, कोरोना के अंदर पैरासीटामोल ही जान बचा रही थी। तो हर दवाई एसेंशियल है, उसका मानक मतलब 10,000 दवाइयाँ हैं तो सारी एसेंशियल है। हर दवाई पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, और इसका तरीका ये है, जैसे आपने वो 60 रुपये का इंजेक्शन था जी, 250 का 60 में बिक रहा है, कंपटीशन में बिक जाता, नहीं तो बहुत से 260 में बेच रहे हैं, 250 में बेच रहे हैं। उसमें मैंने कहानी पूछी, मैंने भाई तुम कैसे दे देते हो, तो बोले साहब 1 पे 4 फ्री आ जाते हैं हमारे स्कीम है, 1 पे 4, किसी पे 5 भी फ्री। अब उससे सरकार को भी नुकसान है, वो 4 का कोई लेखा जोखा नहीं है, तो सरकार का टैक्स भी बढ़ जा रहा है, केमिस्ट का फायदा हो रहा है या किसी का भी फायदा हो रहा है, कंपनी का तो वही रेट में निकला है, कंपनी को फायदा नहीं हो रहा। कंपनी तो वो 30 रुपये में निकाल रही है, अब 280 में 50 में बिक रहा है, कंपनी को क्या मतलब, उसने छाप दी रेट। तो हमारा ये कहना है कि ये रेट क्यों ज़्यादा छपती हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं होता। इसके लिए क्या हो सकता है? इसका एक उपाय, 2 उपाय है मेरे पास जी। एक तो ये है कि हम उसकी लागत मूल्य तय करें, वो कंपनी बता दे कि ये लागत आई मेरी, और वो छापे। एमआरपी क्यों छापती है? अच्छा, आपकी लागत इस गोली की 20 रुपये आई, 10 गोली की कीमत 20 रुपये आई, तो आप उस पर 200 कैसे छाप सकते हो फिर, या 200 केमिस्ट कैसे वसूल सकता है जी? आप 20 एमआरपी छपिएगी तो दवाई वाला या जो रोगी है वो भी देख लेगा कि 20 रुपये की दवाई मुझे 40 में पत्ता मिल रहा है, तो ठीक है भाई 20 रुपये 3-4 जनों ने मिलकर कमाए, लेकिन 20 का फिर 200 और 300 में तो पत्ता नहीं बिकेगा ना। तो मेरा एक सुझाव है कि सरकार क्या करे कि एक तो बहुत ज़्यादा इस पर निगरानी रखे, और जो लागत मूल्य है, मतलब जितनी लागत आ रही है वो छापा जाए, और उसकी निगरानी भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी घालमेल हो सकती है।
कि मिलके उस पर लागत मूल्य ज़्यादा छपा दी जाए। जी। आपकी थोक में साल्ट इतना आया, आपकी कंपनी का इतना खर्चा हुआ और आपने इतना मुनाफा आपको लेना है, सब मिला के आप उस पर छाप दो, तो आप ज़्यादा कैसे बिकेगी। दूसरा जितने भी कंपनियां हैं वो अपने एमआर रखें, एमआरओ से बहुत फ़ायदा होता है। एमआर नई नई दवाइयों के बता के जाते हैं, उनसे कोई चीज़ हम पूछना चाहते हैं पूछते हैं, लेकिन एमआरओ के पास से दवाई सैंपल और बैग हटा लिया जाए, केवल एक कंप्यूटर रहे, कोई बैग नहीं रहे, कंप्यूटर के अंदर जानकारी दे दे, बैग के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, दवाई से लेके अन्य कुछ भी। दूसरा, जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं वो कॉन्फ्रेंस में कंपनियों का रोल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पढ़ने जा रहा है, हम अपने पैसे से पढ़ के आए, मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ के आए, क्या कंपनियों ने पढ़ाया था क्या हमें? तो हम कॉन्फ्रेंस, अब तो हम कमाने लग गए, जब हम कमाते नहीं थे पिताजी के पैसे से हम पढ़ के आ गए। जी। कैसे पढ़ाया हुआ उन्होंने? तो अब क्या हम इतना कमाते हैं तो कॉन्फ्रेंस में अपने पैसे से नहीं जा सकते? कॉन्फ्रेंस से कंपनियों का नाम हटा दिया जाए, कॉन्फ्रेंस जो है कंपनियां ऑर्गेनाइज नहीं करें। आप उसकी दवाई का जो विज्ञापन करना है वो विज्ञापन आप कर सकते हैं, वो तो उसके बहुत तरीके हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के नाम पे विज्ञापन करना, कॉन्फ्रेंस के नाम पे खर्चा करना, तो अगर कंपनी खर्च करेगी तो वसूलेगी, बिल्कुल, और वो वसूलना उसी डिफरेंस में जो आपने भी डिफरेंस बताया। आपने दवा नीति का जिक्र किया, मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब के संदर्भ में आपको ये बता दूं कि सरकार को और जिम्मेदारों को समय समय पर आप सुझाव भी प्रस्तुत करते रहते हैं। आपको याद होगा कि नोटबंदी से पहले जो प्रयोजन में नोट थे वो 100 का, 500 का और 1000 का था, लेकिन 100, 500, 2000 इन नोटों के बीच में जब नए नोट बन गए 10, 20, 50, 100 और फिर 500, लेकिन 100 से 500 के बीच में कोई एक नोट नहीं था। तो 200 का जो नोट है उसका सुझाव भी डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख कर के भेजा था, कि उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आप इससे पहले ये बताइए, आप दवा नीति की बात कर रहे हैं, उस दवा नीति में क्या क्या होना चाहिए? दवा नीति में सीधा सा सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करना है कि हमारी उसकी कितनी लागत आ रही है और उसे हमें छूट कितनी दे सकते हैं। 30%, 40%, 50% कंपनी कमाए, उसके खर्चे होते हैं, जायज़ है, लेकिन 2000% का डिफरेंस बहुत बड़ी एक मैगजीन है, नाम ही ले देता हूँ, इंडिया टुडे, आज 20-30 साल पहले अगर कोई निकाल के देखेंगे इसी बात पर, वो मैंने किताब पढ़ी थी, मैगजीन पढ़ी थी, वो केवल दवा पे आई थी कि भारत में उसकी हेडलाइन पहले पेज पे अगर वो कॉपी मिल जाए तो 3000% तक दवाइयों पे मुनाफा, ये हेडलाइन थी उसकी, इंडिया टुडे की। तो इसका मतलब चल तो रहा है, तो तरीका उसका केवल एक ही है कि, और दूसरा एक और मैं बड़ी कड़वी बात कहना चाहूँगा, आप चुनावी चंदा पार्टियां लेती है क्योंकि सरकार चुनाव से ही बनती है, और किसी भी पार्टी की बने, आप दुनिया में सब जगह से चंदा ले लो आप, लेकिन दवाई कंपनियों से नहीं लो। अभी आया कि इस पार्टी ने 400 करोड़ का बॉन्ड लिया, 800 करोड़ का, 1000 करोड़ का दवाई से लिया, ये ठीक नहीं है। अगर आपने दवाई कंपनी से पैसा लिया है तो समझो वो गरीब आदमी से पैसा लिया है जो दवाई उस कंपनी की खरीद के खा रहा है, उसका भार कहीं ना कहीं उसी पर आ रहा है। तो ये मेरी विनती है कि पार्टियां तय कर लें कि हम दवा कंपनियों से पैसा नहीं लेंगे। भारत में बहुत कंपनियां हैं, बहुत देश नाम कर रहा है, बहुत चीज़ें बना रहा है, तो आप अन्य से पैसा लें, किसी दवाई कंपनी से नहीं लें, और दवाई कंपनियों को से मित्रता करते हुए कि भाई तुम भी कमाओ, कमाने की मने नहीं है, अगर कंपनियां नहीं होंगी तो हम विकास कैसे करेंगे। दवा कंपनी भारत में दवाई बना रही है, बहुत अच्छी बात है, उनका जितना खर्चा थीसिस पे होता हो, जो उस पर दवाई को आगे बढ़ाने में होता हो वो करें, लेकिन जो ये इतना डिफरेंस आता है कि एक स्कीम पे एक इंजेक्शन पे 5 फ्री दे दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाएं? आप उसकी कीमत 60 रुपये क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों इतना डिफरेंस है कि 4 स्कीम में दे रहे हैं? इसका मतलब आप केमिस्ट को लालच दे रहे हैं या किसी को भी लालच दे रहे हैं? आप फेयर गेम खेलिए, मरीज के मामले में फेयर होना चाहिए। भारत में पेट्रोल और डीजल एक दाम पे बिकता है, सरकार की कठोर नीति है, आप 5-10% के डिफरेंस में पूरे देश में ज़्यादा बेच नहीं सकते, टैक्स का डिफरेंस आता है। तो क्या पेट्रोल डीजल से जरूरी दवाई नहीं है? सही बात, दवाई ज़्यादा जरूरी है पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल डीजल तो पैसे वालों का है या किसानों का है, लेकिन गरीब जो दवाई खरीद रहा, हो सकता है वो जिंदगी में पेट्रोल डीजल ना खरीद पाए, ऐसा भी गरीब होगा वो, पर उसे दवाई खरीदनी पड़ेगी। तो आप पेट्रोल डीजल की कीमत तो भले ही एक रखें या ना रखें, पर दवाई की कीमत एक रखी है, और जेनरिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, बना रखी है। और आपने जन औषधि केंद्र खुले, बहुत स्वागत है इसका, लेकिन आपने जन औषधि खेले, इतना ध्यान आपने रखा कि हम सस्ती दे रहे हैं,
अच्छी बात है, पर आप भी उसी सरकार के बड़े प्रधानमंत्री मंत्री हैं जिसमें ये दवाई महंगी बिक रही है। तो जन औषधि वाली रेट की दवाई हर मेडिकल स्टोर पे हर कंपनी की क्यों नहीं हो जाए? जब आपने जन औषधि के अंदर वही दवाई सस्ती में करके डाल दी, ठीक है, इससे प्रचार बहुत हुआ कि हम दे रहे हैं, तो अब प्रचार इससे ज़्यादा होगा और गरीब आदमी और भारत पूरा देश खुश हो जाएगा कि जन औषधि केंद्र की रेट की दवाइयाँ हर कंपनी की रेट की हो जाएं, हर मेडिकल स्टोर के पे दवाई मिले, चाहे किसी भी कंपनी की, वो जन औषधि के इक्विवेलेंट मिले। आपने खोला जन औषधि, इसका मतलब आपको पता तो है कि दवा सस्ती है, तो आप लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप उन पे। तो ऐसा क्या कारण है? और भारत के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं, अगर उन तक बात पहुंचेगी तो इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें किसी भी कंपनी पे दबाव डाल दें, हम किसी भी कंपनी से चंदा ले लें, लेकिन दवा वाले कंपनी से चंदा ना लेकर बल्कि उनके अनुग्रह दें, उनको अलग से राशि दें कि ये अब एक्स्ट्रा दवाई दे रहे हैं, इस दवाई को तुम बनाओ। वो 200 रुपये का नोट जो है उसके संदर्भ में थोड़ा सा 200 रुपये का मोदी जी से डायरेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन रत्नानी जी एक हमारे यहाँ पर थे, आप जानते हो किशन रत्नानी जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ प्रसार अधिकारी थे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति उनकी हो गई। मेरा उनसे अच्छे संबंध थे, दिखाते भी थे, तो मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने वो एप्लीकेशन टाइप करी और जेटली जी से वो स्वीकृति मिल गई। लेकिन उस समय नोटबंदी आ गई, उन्होंने कहा पास हो गया आपका 200 का नोट। वो ऐसे एक बार ख्याल आया कि मैं कहीं जा रहा था और 110 का सामान लिया, 500 का नोट दिया, तो उसने कहा अरे साहब 110 में 500 का नोट, तो मैंने कहा भाई 200 तो आता नहीं, मुंह से निकला। तो मेरा जो छोटा भाई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ सीए, तो उसने कहा कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मुद्रा का नियम है 1, 2, 5, 10 कि 1 पैसा चलता था, 2 पैसा चलता था, 5 पैसा 10 पैसा उसका अवमूल्यन हुआ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उसका अवमूल्यन हुआ तो 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। तो जब उस समय की बात है जब नोटबंदी नहीं थी, 2000 का नोट नहीं था, तो 100, 500, 1000, तो उसके हिसाब से जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, 100 का, तो 100, 200, 500, 1000 होने चाहिए। तो उसने मुझे राय दी, वो सीए था, तो मैंने ये बात जेटली जी तक रत्नानी जी के जरिए पहुंचाई और रत्नानी जी के पर नहीं मुझे फ़ोन किया कि आपकी बात स्वीकृत हो गई है, 200 का नोट आने वाला है। लेकिन उसके बाद नोटबंदी लगी और नोटबंदी के बाद जब 200 नोट आया तो सबने सोचा कि साहब जैसे 2000 का नोट आया नया, ऐसे 200 आया होगा, पर बालाजी की कृपा से मूल कारण था, उसके प्रचार की जरूरत नहीं है, पर 200 का नोट आता है और भगवान की कृपा से 6 साल से मैं 200 की फीस लेता हूँ, इसलिए बढ़ाने का इसलिए मन नहीं करता कि ये मेरा ही नोट है बनाया होगा। तो ये था एक दवा एक दाम, जिसे आपने सरल तौर पर समझा और जो बेहद ज़रूरी है भारत के निम्न वर्ग, भारत के मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि ये वो कड़ी है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो भार वहन नहीं कर सकती जब उसका बजट बिगड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बिगड़े फिर, लेकिन जब बजट बिगड़ता है तो उसका असर पूरी की पूरी गृहस्थी पर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। सर आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी पहुंचेगी और जो जिम्मेदार हैं उन तक भी पहुंचेगी, फलीभूत हो जाए, यही फल है जी। आप देख रहे थे हेल्थ कवरेज, भारत कवरेज का खास कार्यक्रम। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।